ये लॉ ऑफ डिमांड का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने 28 नंबर क्वेश्चन तो डिस्कस किया था। ये हमारी एक सीरीज चल रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक, डेवलपमेंट, इंटरनेशनल। तो आज तक जितने भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आए हुए हैं, अभी जितना भी एग्जाम आज तक हुआ है, और जितना भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आए हुए हैं वो सब क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। माइक्रो से जितने क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं, मैक्रो से जितने क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं, डेवलपमेंट से जितने क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं, या इंटरनेशनल से जितने क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं, सब सब क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे। तो एक क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है, लॉ ऑफ डिमांड इज द बेस्ड ऑन। लॉ ऑफ डिमांड किस पर आधारित है? तो ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट पर आधारित है, ऐसा बताया गया। ऐसा प्रूव नहीं किया गया, पहले ऐसे बताया गया, मतलब एक थ्योरी में ऐसा बताया गया, बाद में उसको उसको प्रूव किया गया। तो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट हुआ कि कैसे कैसे क्या चेंज होता है। जैसे यहाँ पर हम एक्सप्लेन करें तो इसको देखते हैं। दिस लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। The law of demand statement is the inverse relationship between price and demand. प्राइस और डिमांड के बीच जो रिलेशनशिप होती है वह क्या क्या होती है? इनवर्स रिलेशनशिप होती है। बट द रिलेशन नॉट एक्सप्रेस इन द डेफिनेशन फ्रॉम द रिलेशन कैन बी बोथ प्रपोर्शनल एंड नॉन प्रपोर्शनल। बट यह जो लॉ ऑफ डिमांड है यह नहीं बताता कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में जो चेंज होगा वो प्रपोर्शनल होगा कि नॉन प्रपोर्शनल होगा, इस चीज़ को नहीं बताता। बस चेंज होगा, प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में चेंज होगा, बस प्रपोर्शनल होगा कि नॉन प्रपोर्शनल होगा ये नहीं बताएगा। क्योंकि दोनों भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रपोर्शनल भी हो सकता है, नॉन प्रपोर्शनल भी हो सकता है, तो इसलिए ये बताने में ये सक्षम नहीं है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ डिमांड सेज। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? तो डिमांड डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज। क्योंकि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस के चेंज होने पर डिमांड भी चेंज होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्योंकि डिमांड डिक्रीज प्राइस इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज होने पर क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस के चेंज होने पर डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। डिमांड इज द फंक्शन ऑफ डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। तो प्राइस के चेंज, मान लीजिए यहाँ प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टार्टेड फ्रॉम। एग्रीगेट डिमांड कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये होता है, यदि एग्रीगेट डिमांड कर्व ऐसे है तो ये क्या है? ये हमारा ओरिजिनेटेड पॉइंट है। हमारा ओरिजिनेटेड पॉइंट जो है ये है, तो इसके एबव है, तो इसके ऊपर है, तो क्या होगा? पॉइंट एबव दी ओरिजिनेटेड, पॉइंट एबव दी वर्जिन पॉइंट। तो इस वर्जिन पॉइंट से ये ऊपर है, इसके बिलो तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, वर्जिन पॉइंट के नीचे तो है नहीं। तो बी नंबर ऑप्शन होगा नहीं, तो इसका सी नंबर ही ऑप्शन होगा। तो सी नंबर ऑप्शन सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट इंफीरियर गुड्स डिमांड कर। इंफीरियर गुड्स डिमांड कर के संदर्भ में कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? अर्ली डिमांड कर्व इज द स्टीपर देन द कंपनसेटेड डिमांड कर्व। ये ऑप्शन सही है। कैसे सही है इसको हम बताते हैं, ठीक है। और ऑप्शन क्यों गलत है इसको आप समझ जाएंगे। तो ये हमारा है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा है एक्स एक्सिस। ठीक। मान लीजिए यहाँ पर वाई गुड्स है और यहाँ पर एक्स गुड्स है। एक्स गुड्स इसमें क्या है? इन्फीरियर है। वाई गुड्स क्या है? नॉर्मल गुड्स है। वाई गुड्स क्या है? नॉर्मल गुड्स है। इसकी प्राइस कांस्टेंट है। ठीक। तो इसके बीच में हम एक बजट लाइन खींचते हैं। ये हमारी क्या हुई? बजट लाइन हुई ए और बी। ठीक। अब क्या हुआ कि जैसे ये इन्फीरियर गुड्स जो एक्स है इसकी प्राइस चेंज हुई, जैसे ही प्राइस चेंज हुई तो हमारा ये जो बजट लाइन है वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। ये डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इन्फीरियर्स की प्राइस चेंज होगी उसमें क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा, और ये प्राइस मतलब ये लाइन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक। तो हम मान लीजिए पहले कहाँ थे? पहले इस बजट लाइन पर, इस पॉइंट पर थे। ठीक है। कहीं इस पॉइंट पर रहे होंगे। जब ये शिफ्ट हुआ तो इन्फीरियर गुड्स होने के कारण क्या हुआ? जैसे इसकी प्राइस कम हुई तो हमारी रियल इनकम तो बढ़ गई, उसके बाद हमने इसका डिमांड कम कर दिया।
तो हमने क्या किया, कहीं इस पॉइंट पर आ गए, मतलब इसका डिमांड तो होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का इसका डिमांड होगा, लेकिन इस उसका डिमांड और बढ़ जाएगा इस वाले का। ठीक, अब क्या हुआ, रुकिए इसका कलर चेंज कर दीजिए हमको। ओह, ये तो हट गया पूरा, सॉरी, फिर से बनाते हैं इसको। ये क्या हुआ हमारा, एक्स एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और वाई गुड्स, जो नॉर्मल गुड्स है ये कांस्टेंट है। और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक बजट लाइन हुआ। एक्स एक्स की प्राइस चेंज हुई तो ये हमारा शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया, शिफ्ट नहीं, डिस्प्लेसमेंट होके यहाँ पर आ गया। ठीक, लेकिन क्या होता है, जैसे ही जितना प्राइस डिक्रीज हुई एक्स की, तो उसके कारण हमारी रियल इनकम बढ़ गई है। तो रियल इनकम जब बढ़ गई है तो उसको हम कम करेंगे, उसको उतना डिडक्ट करेंगे। जैसे ही डिडक्ट करेंगे तो हमारी बजट लाइन अब शिफ्ट होगी, ना कि डिस्प्लेस होगी। तो शिफ्ट होगी तो कुछ ऐसे हो जाएगी, तो बजट लाइन कुछ ऐसे हो जाती है। तो बजट लाइन जब ऐसे होगी तो ये हमारा कंपेसेटेड डिमांड कर्व है। यही हमारा कंपेसेटेड डिमांड कर्व, यही यही बजट लाइन जो शिफ्ट हो रही है, डिडक्ट होने पर जो रियल इनकम बढ़ गई तो हमारी कंपेसेटेड डिमांड कर्व है। और ये कर्व जो है ये ओरिजिनल डिमांड कर्व पहले वाला है। तो ये जो डिमांड कर्व है ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा स्टीपर नहीं, ये फ्लेटर है। और जो हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है ये स्टीपर है। तो यहाँ कह रहा ऑर्डिनरी डिमांड कर्व इज स्टीपर देन द कंपेसेटेड डिमांड कर्व। हाँ सही है, क्योंकि ऑर्डिनरी डिमांड कर्व जो नॉर्मल गुड्स वाला डिमांड कर्व है ये पहले क्या था, तो ये पहले क्या, स्टीपर है, ये स्टीपर था। हाँ, और ये जो बाद वाला डिमांड कर्व बना कंपेसेटेड वो फ्लेटर हो गया। तो ये ऑप्शन सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, which of the following is not held constant when the demand schedule is drawn up। यदि मांग सूची दी हुई है, यदि डिमांड कर्व की मांग सूची दी हुई है तो इसमें कौन सा चीज़ है, इसमें कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये कांस्टेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमको जानना होता है कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। तो प्राइस और डिमांड के बीच हमको रिलेशन जानना होता है, तो ये कांस्टेंट होगा, ये नहीं होगा। द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स, ये भी कांस्टेंट होगा, सब्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं। कंज्यूमर्स इनकम, ये भी कांस्टेंट किया जाएगा। दैट गुड्स प्राइस, ये नहीं कांस्टेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, क्योंकि प्राइस के चेंज होने पर तभी तो हम देख पाएंगे कि उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिमांड पर ना। दी स्लोप ऑफ नॉर्मल सप्लाई कर्व, नॉर्मल सप्लाई कर्व का स्लोप क्या होता है। तो नॉर्मल सप्लाई कर्व क्या होता है, जब सप्लाई कर्व की बात आएगी तो हम प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग देखेंगे, और जब डिमांड कर्व की बात आएगी तो हम कंज्यूमर के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये देखा जाए किसके अकॉर्डिंग, प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग। जब प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि प्राइस बढ़े, और उसका जब जब प्राइस इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी का सप्लाई इंक्रीज करेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ मान लो प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी, तो ये दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप ऐसे, तो ये पॉजिटिव इसका सही है। 35 नंबर क्वेश्चन, डिमांड फंक्शन इज द यूनिवेरिएट ऑफ प्राइस। डिमांड फंक्शन इज द यूनिवेरिएट ऑफ प्राइस, डिमांड फंक्शन इज द यूनिवेरिएट प्राइस डिक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे कुछ होगा। ये यूनिवेरिएट प्राइस मतलब एक ही सिंगल प्राइस होगी ना डिमांड फंक्शन में, ये क्वांटिटी हो जाएगी, ये प्राइस हो जाएगा, ऐसे ऐसे। तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता है या डाउनवर्ड स्लोपिंग फंक्शन होता है। ठीक है, क्या होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द डिमांड टेबल सा। कह रहा है डिमांड टेबल किसके किसके लिए दिखाई दे, रिलेशन दिखाता है। तो फंक्शन रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी प्राइस, ये तो होता ही है, क्योंकि डिमांड इन द फंक्शन ऑफ प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी प्राइस के बीच ये होगा ही, ये सही है। फंक्शन रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई ऐसा नहीं होता, तो ये गलत है। टेबल डिस्प्ले क्वांटिटीज ऑफ डिमांड एट डिफरेंट टाइम पॉइंट, ये भी नहीं होगा। टेबल्स आर द क्वांटिटी डिमांड एंड डिफरेंट प्लेस, ये भी नहीं होगा, क्योंकि डिमांड इन द फंक्शन ऑफ प्राइस, तो पहला ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ये सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। ये क्वांटिटी डिमांड में प्रपोर्शनल चेंज पूछ रहा है, ये कोई क्वांटिटी दी हुई है तो उसके प्रपोर्शनल चेंज किया जाएगा, तो उसका कौन सा ऑप्शन सही है।
तो हमको पता है कि क्या काज एंड इफेक्ट, काज कहाँ होता है, नीचे होता है, इफेक्ट कहाँ पड़ता है, ऊपर पड़ता है। तो पहले हम देखेंगे काज, काज कौन सा हो सकता है, ये काज हो सकता है क्योंकि क्यू यहाँ दिया हुआ है, ठीक। और इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, चेंज इसमें हो रहा है, डेल्टा क्यू। तो ये ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सही सही ही होगा, देखते हैं। इसका 37 नंबर का ऑप्शन भी सही होना चाहिए। 37 कहाँ गया, हाँ ठीक है, ऑप्शन भी सही है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। What will be elasticity of demand when the demand is the straight line parallel to x axis? जब x एक्सिस के पैरेलल ऐसे होगा डिमांड लाइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इसमें सही है। जो वर्टिकल होगा ऐसे, जो वर्टिकल होगा ऐसे कुछ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि डिमांड हमारी, प्राइस कितनी बढ़े, डिमांड हमारी इतनी ही रहती है इसमें, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, प्राइस सेम रहेगी, डिमांड इसी बढ़ती रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये इनफाइनाइट इलास्टिक है, इसमें प्राइस ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो मांग क्या हो जाएगी, मांग जीरो हो जाएगी। और थोड़ा सा इस प्राइस डिक्रीज हुआ तो मांग इनफाइनाइट तो बढ़ जाएगी, ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व फॉर द कमोडिटी विल बी। लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार जो कमोडिटी का डिमांड कर्व है वो क्या होगा, ठीक। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग कमोडिटी का जो कमोडिटी का जो कर्व होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। इफ द टोटल रेवेन्यू इंक्रीज व्हेन द प्राइस फॉल्स, व्हाट विल बी डिमांड कर्व। कह रहा है कि ये प्राइस कम होती है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है। ये प्राइस कम होने पर टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इलास्टिक है। क्योंकि इन इलास्टिक में क्या होगा, या प्राइस फॉल्स होगी तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। यूनिट इलास्टिक में क्या होगा कि जितना प्राइस फॉल होगा उतना इंक्रीज होगा, ठीक। लेकिन टोटल रेवेन्यू कितना इंक्रीज इंक्रीज होगा, मतलब ज़्यादा किस में इंक्रीज होगा, वो इलास्टिक में होता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। ये टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो वो इलास्टिक में आता है, ठीक है। मूवमेंट इन द सप्लाई कर्व ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कह रहा सप्लाई कर्व में किस रीजन से क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। किस रीजन से सप्लाई कर्व में मूवमेंट होगा, तो किस, कौन सा ऐसा ऐसा कारण जिससे सप्लाई कर्व चेंज होगा। तो टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी याद आ जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सप्लाई कर्व चेंज होगा, सही है। इंस्ट्रूमेंट प्राइस, या इंस्ट्रूमेंट प्राइस यदि इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उससे सप्लाई पर इफेक्ट करेगा, ये भी सही है। प्राइस प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ द सॉरी प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, ये भी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी क्यों दिया है, द कमीशन है द कंसीडर ऑप्शन सी बी द करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन वेयर दिस करेक्ट ऑप्शन विल बी द, हाँ इसका डी ही होगा। कमीशन ने कंसीडर सी से किया था, क्या हुआ, लेकिन ऑप्शन डी इसका सही है। अब ये क्वेश्चन ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इनवर्स डिमांड फंक्शन। इनवर्स डिमांड फंक्शन इसमें कौन सा है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। कन्फ्यूजन यही हो सकता है क्योंकि इनवर्स पूछा है। क्योंकि ऐसे इनवर्स डिमांड नहीं पूछेगा तो डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस होता है, लेकिन इनवर्स पूछेगा तो इसका उल्टा लिखना होगा। तो इसका उल्टा जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राइस इज द फंक्शन ऑफ डिमांड, ये हो जाएगा। और इनवर्स लिखने का एक तरीका है, यहाँ पर जो -1 दिखाया गया इसका मतलब ये इनवर्स लिखने का एक तरीका है। ऐसा आप नहीं करिएगा कि डिमांड इन द फंक्शन ऑफ प्राइस, तो इसको 1/D आप नहीं ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते, डिमांड डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस 1/P नहीं जाइए, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं। इकोनॉमिक्स में लिखने का एक तरीका क्या है, इसका इसका अपोजिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राइस इज द फंक्शन ऑफ डिमांड, तो डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस है, तो डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस लिखिए। तो इनवर्स लिखेंगे तो इसको दिखाने के लिए हम -1 कर देंगे, बस ये एक तरीका है, ठीक। मोस्टली लोग इसको गलत करते हैं। इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल चीज़ें नहीं यूज करने के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि कहाँ कैसे यूज हो रहा है। तो इनवर्स में क्या यूज होगा, एक तरीका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सपोज पीपुल लाइक दियर हैमबर्ग्स विथ ओनियन। सपोज, हम सपोज करते हैं जो लोग हैं वो क्या करते हैं, हम जो हैमबर्ग्स है उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं ओनियन के साथ, ओनियन के साथ पसंद करते हैं। इफ द सप्लाई हैमबर्ग डिक्रीज है, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल, शुड बी हाईएस्ट पोटेंशियल इन द डिमांड फॉर ओनियन।
कह रहा है यदि लोग हैमबर्ग को ओनियन के साथ पसंद करते हैं और हैमबर्ग जो है उसकी वो डिक्रीज हो, उसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, तो डिमांड फॉर ओनियन, तो ओनियन के लिए जो डिमांड हो क्या होगी, ओनियन की डिमांड क्या होगी। जब हम हैमबर्ग को ओनियन के साथ पसंद कर रहे हैं और यदि हैमबर्ग ही डिक्रीज हो जा रहा है सप्लाई उसकी, तो ओनियन की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ऐसा ऑप्शन हमको खोजना है। बिल रिमेन अनचेंज, अनचेंज तो होगा नहीं, ये हटाओ, ये गलत है, ये नंबर गलत है, क्योंकि चेंज तो होगा ही, जब वो डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज होगा। बिल इंक्रीज हैमबर्ग, हैमबर्ग ही डिक्रीज हो रहा है तो खा डिक्रीज हो, ये गलत है। बिल इंक्रीज बिकॉज हैमबर्ग एंड ओनियन कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर, इंक्रीज नहीं हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री तो है बट इंक्रीज कैसे होगा, क्योंकि एक डिक्रीज हो रहा है, तो ये गलत है। बिल डिक्रीज द काजेज ऑफ हैमबर्ग एंड ओनियन कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर, ठीक है, क्योंकि बिल डिक्रीज द काजेज ऑफ हैमबर्ग, हाँ, कह रहा है ओनियन का जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगा काजेज ऑफ हैमबर्ग, हैमबर्ग के कारण, ये ठीक है ऑप्शन, क्योंकि हैमबर्ग डिक्रीज हो जाएगा तो ओनियन की जो डिमांड हो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, या प्राइस का रिलेशन, प्राइस के साथ रिलेशन देखेंगे, प्राइस और क्वांटिटी, तो उसमें नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है, जैसे ये, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम विथ टू पैरेलल डायग्राम कर्व लाइंस ए एंड बी एंड सी डी। यदि इसमें ये पैरेलल इसमें पैरेलल लाइन दो हैं, ए एंड बी एंड सी डी, दो पैरेलल लाइन है, और जिसपे एक पॉइंट डाला गया है, एक हॉरिजॉन्टल रेखा खींची गई है, जो यहाँ एक पॉइंट आर है, एक पॉइंट एस है। तो इसमें पूछ रहा है किसमें, क्या ऑप्शन क्या पूछ क्या रहा है, एक मिनट, ग्रेटर, अच्छा इसमें इलास्टिसिटी पूछ रहा है, तो इसमें इलास्टिसिटी किस पर ज़्यादा होगी। तो इसका एक फार्मूला है, फार्मूला ये है लोअर सेगमेंट, जैसे ये है, यहाँ से लेकर ये लोअर सेगमेंट, फिर यहाँ से लेकर ये अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट क्या है, या यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो लोअर सेगमेंट ज़्यादा है, तो लोअर सेगमेंट अपान अपर सेगमेंट, ठीक है, लोअर सेगमेंट ज़्यादा हो गया इतना, अपान अपर सेगमेंट करेंगे, अपर सेगमेंट छोटा है, जब अपर सेगमेंट छोटा है और लोअर सेगमेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये ज़्यादा कुछ आएगा, तो आर पॉइंट ज़्यादा कुछ है, मतलब आर पॉइंट कुछ आ गया। और यस से लेकर यहाँ तक लोअर सेगमेंट अपार अपर सेगमेंट, तो यहाँ जब इसका सेगमेंट हम देखेंगे, इसका लोअर सेगमेंट यस पॉइंट वाला, तो यस यस पॉइंट पर क्या होगा, लोअर सेगमेंट जो है और अपर सेगमेंट है वो दोनों आस पास है, मतलब ज़्यादा कम नहीं है, लोअर सेगमेंट भी ज़्यादा है और अपर सेगमेंट भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कम आएगा, और इसकी जो आर पॉइंट है इस पर लोअर सेगमेंट ज़्यादा है, अपर सेगमेंट कम है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो आर पॉइंट पर क्या होगा, इलास्टिसिटी हमारी ज़्यादा होगी यस पॉइंट से, ठीक है। तो क्या होगा, आर पॉइंट पर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी यस पॉइंट से। ऑप्शन देखते हैं आप। तो ऑप्शन सेम, सेम एट पॉइंट आर एंड एस, ये होगा नहीं, सेम तो होगा नहीं। ग्रेटर एट पॉइंट आर देन एट पॉइंट एस, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर क्या आर पॉइंट ऐसे ही तो था, तो यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर आर पॉइंट था और यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं एस पॉइंट था, तो ग्रेटर एट पॉइंट आर, ये ठीक है, हाईएस्ट ग्रेटर या हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या होगा आर पॉइंट पर होगा, और जो लोएस्ट होगा वो यस पॉइंट पर होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 45 नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज द एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व एडी, कह रहा है किस कारण जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो चेंज होगा, तो ट्रेड इफेक्ट से चेंज हो जाएगा, ट्रेड या ट्रेड में कोई इफेक्ट होगा तो एग्रीगेट डिमांड हमारा चेंज ही होगा, या तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव में होगा। अब ट्रेड में जैसा इफेक्ट इफेक्ट पड़ेगा उसी उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। लिक्विडिटी इफेक्ट, या लिक्विडिटी इफेक्ट बढ़ जाती है तो उससे भी डिमांड कर्व चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिमांड हो जाएगा, या कम हो जाएगी तो डिमांड कर्व तभी चेंज होगा। एसेट्स इफेक्ट, एसेट से भी पड़ेगा कि एसेट्स हमारे पास संपत्ति का ज़्यादा होना मतलब डिमांड ज़्यादा करना, संपत्ति का कम होना तो भी डिमांड का कम होना, तो इससे भी चेंज मतलब इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर रियर पॉइंटिंग रियर स्टाम्प्स ईटीसी कैन बी एक्सप्लेन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है डिमांड फॉर रियर पॉइंटिंग रियर स्टाम्प्स, हाँ इसका मतलब कि दुर्लभ
जब जब कोई दुर्लभ चीज़ों की हम डिमांड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ चीज़ों की डिमांड कहता है रियर स्टाम्प्स। मतलब ऐसे चीज़ें, ऐसे स्टाम्प्स का डिमांड किया जा रहा है जो हम कभी डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन बहुत दुर्लभ चीज़ें होती है। जैसे प्राचीन समय के, जैसे हम कहीं जाते हैं मेले में या कहीं जाते हैं तो हमको प्राचीन समय का सिक्का दिखाया जाता है, 10 रुपी, मतलब क्या नाम, 10 पैसे, 50 पैसे, तो उसको क्या कहते हैं? वो है तो 10 पैसा, लेकिन हम डिमांड कितने में करते हैं? 50 रुपये में देगा। तो ओरिजिनल प्राइस उसकी 50 है नहीं, लेकिन ले रहा है ना। तो रियर, ऐसे रियर पॉइंटिंग, रियर स्टाफ ऐसे कुछ रहते हैं तो उसको स्नोब इफेक्ट कहते हैं। तो स्नोब इफेक्ट बोलते हैं उसको, ऐसी चीज़ को डिमांड करना। ठीक है, यही तक रखते हैं, अब आगे कल करेंगे।